एक आलीशान होटल के सामने कई गाड़ियां तेज रफ्तार से आकर रुकती हैं। गाड़ियों से पुलिस के आला अफसर और सुरक्षा बल बाहर निकलते हैं और बिना कोई वक्त गंवाए होटल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वे सीधे वीआईपी स्वीट की तरफ बढ़ते हैं, जहां बुसान शहर का सबसे बड़ा और रसूखदार सिंडिकेट लीडर चोई ह्योंगबे अपने कुछ खास साथियों के साथ बैठा है। अधिकारियों को देखकर ह्योंगबे के साथी मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कानून के सामने उनकी एक नहीं चलती और टीम ह्योंगबे को दबोचकर उसके हाथों में हथकड़ी पहना देती है। लेकिन तभी उस स्वीट के कोने में खड़ा एक अधेड़ उम्र का आदमी, जो बेहद महंगा सूट पहने है और आंखों पर चश्मा लगाए हुए है, बड़ी चालाकी से मुस्कुराता है। यह कोई और नहीं बल्कि इस पूरी कहानी का असली मास्टरमाइंड चोई इक ह्यून है। आखिर एक मामूली सा सरकारी कर्मचारी कैसे इस पूरे अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन गया और उसने कैसे अपने ही सबसे बड़े पार्टनर को इस जाल में फंसाया, यह जानने के लिए कहानी के बिल्कुल शुरुआत में चलना होगा। कहानी अब साल 1982 के बुसान शहर में पहुंचती है, जहां चोई इक ह्यून एक साधारण कस्टम ऑफिसर के रूप में काम कर रहा है। उसका काम बंदरगाह पर आने जाने वाले जहाजों और कंटेनरों की चेकिंग करना है। हालांकि इक ह्यून और उसके साथी ऑफिसर नियमों को ताक पर रखकर काम करते हैं और कारोबारियों से अनुचित लाभ लेकर उनके अवैध सामान को आसानी से पास कर देते हैं। इक ह्यून के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उस पर कर्ज है और उसकी 3 बेटियां हैं जिनकी पढ़ाई और भविष्य के लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। इसी वजह से वो इस गलत रास्ते पर आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन तभी एक दिन उनके पूरे डिपार्टमेंट पर गाज गिरती है, क्योंकि ऊपर से आए बड़े अफसरों को इस गड़बड़ी की भनक लग जाती है। डिपार्टमेंट के बड़े साहब अपने आप को बचाने के लिए एक मीटिंग बुलाते हैं और तय करते हैं कि किसी एक कमजोर ऑफिसर को आगे करके बाकी सब बच सके। यह देखकर इक ह्यून को समझ आ जाता है कि उसकी नौकरी अब खतरे में है, क्योंकि उसके पास न तो कोई बड़ी सिफारिश है और न ही बहुत ज्यादा रसूख। निराश और परेशान इक ह्यून एक रात बंदरगाह पर आखिरी बार राउंड मार रहा होता है। तभी उसे एक लावारिस कंटेनर दिखाई देता है जिसके पास कोई सुरक्षा नहीं है। अचानक उसके दिमाग में कुछ आता है और वो अपने एक साथी ऑफिसर के साथ मिलकर उस कंटेनर का ताला तोड़ देता है। अगले ही पल जब वो कंटेनर के अंदर रखे बक्सों को खोलते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अंदर भारी मात्रा में कीमती और प्रतिबंधित सामग्री भरी हुई है। इतनी बड़ी मात्रा में कीमती सामान देखकर इक ह्यून का साथी डर जाता है और कहता है कि हमें तुरंत उच्च अधिकारियों को इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन तभी इक ह्यून के शातिर दिमाग में एक अलग ही प्लान आता है। वो सोचता है कि जब नौकरी जानी ही है और बदनामी तय है तो क्यों न इस सामान को ब्लैक मार्केट में बेचकर अपनी किस्मत हमेशा के लिए बदल ली जाए। हालांकि समस्या यह थी कि एक मामूली सरकारी कर्मचारी सीधे ब्लैक मार्केट के बड़े खिलाड़ियों से डील नहीं कर सकता था, क्योंकि उस दुनिया के नियम बहुत अलग और कठिन होते हैं। इसी दौरान इक ह्यून अपने एक दूर के रिश्तेदार के जरिए बुसान के सबसे बड़े और उभरते हुए युवा सिंडिकेट लीडर चोई ह्योंगबे से संपर्क करता है। ह्योंगबे एक ऐसा नाम है जिससे पूरा बुसान का कारोबारी जगत घबराता है। वो अपनी बात ताकत के बल पर मनवाने के लिए जाना जाता है। इक ह्यून थोड़ा डरते हुए ह्योंगबे के गुप्त अड्डे पर पहुंचता है, जहां चारों तरफ उसके सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। ह्योंगबे शुरुआत में इस सीधे साधे दिखने वाले आदमी को बहुत हल्के में लेता है और सोचता है कि भाई है, वो इसे डरा धमकाकर सारा माल खुद हड़प लेगा। लेकिन तभी इक ह्यून बातों बातों में ह्योंगबे के खानदान और उसकी वंशावली के बारे में पूछना शुरू कर देता है। यह देखकर ह्योंगबे को गुस्सा आने लगा है, लेकिन जैसे ही इक ह्यून पूरी फैमिली ट्री का खुलासा करता है तो एक ऐसा सच सामने आता है जो सबको हैरान कर देता है। रिश्तों के हिसाब से इक ह्यून उम्र में भले ही ह्योंगबे के आसपास हो, लेकिन वो खानदान की बड़ी पीढ़ी से आता था और रिश्ते में ह्योंगबे का चाचा लगता था। शुरुआत में तो ह्योंगबे इस बात को पूरी तरह से बकवास मानता है और अपने साथियों से कहकर इक ह्यून को बाहर भेजने के लिए कहता है। लेकिन अगले ही दिन इक ह्यून सीधे ह्योंगबे के बुजुर्ग पिता को अपने साथ लेकर आ जाता है। ह्योंगबे के पिता जैसे ही इक ह्यून को देखते हैं वो तुरंत पहचान जाते हैं और सम्मान में खड़े हो जाते हैं। वो अपने बेटे ह्योंगबे को डांटते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे दादाजी की पीढ़ी के भाई हैं और रिश्तों में तुम्हारे बहुत बड़े आदरणीय हैं, तुरंत इनका सम्मान करो। अब पूरे शहर को डराने वाले ह्योंगबे के सामने एक अजीब धर्म संकट खड़ा हो जाता है, क्योंकि समाज में पारिवारिक रिश्तों और बड़ों के सम्मान को सर्वोपरि माना जाता है। यह देखकर ह्योंगबे को मजबूरी में सबके सामने इक ह्यून को आदर देना पड़ता है और उसे चाचा कहकर बुलाना पड़ता है। यहीं से इन दोनों के बीच एक बेहद अनोखा और मजबूत गठबंधन शुरू होता है, जहां एक के पास शातिर दिमाग और सरकारी सिस्टम की कमियों का फायदा उठाने का हुनर है और दूसरे के पास बेतहाशा ताकत और नेटवर्क। अब यह जोड़ी मिलकर उस कंटेनर वाले कीमती सामान को विदेशी खरीदारों की मदद से ठिकाने लगाने का प्लान बनाती है। इक ह्यून अपनी सरकारी नौकरी के पुराने कनेक्शंस का इस्तेमाल करता है और बंदरगाह के अधिकारियों को संभालकर उस सामान को सुरक्षित देश से बाहर पहुंचा देता है। इस पहली ही बड़ी डील से उनके हाथ इतना पैसा लगता है कि इक ह्यून रातों रात अमीर बन जाता है और महंगे सूट पहनने लगता है। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था, क्योंकि बुसान के बड़े होटलों, कसीनो और नाइट लाइफ बिजनेस पर पहले से ही दूसरे बड़े ग्रुप्स का कब्जा था। इक ह्यून
ह्यून ह्योंगबे को समझाता है कि असली पैसा सिर्फ सामान बेचने में नहीं बल्कि शहर के कसीनो और होटलों पर कब्जा करने में है, क्योंकि वहां रोजाना भारी मात्रा में कैश आता है जिसे कोई ट्रैक नहीं कर सकता। यह सुनकर ह्योंगबे अपने ग्रुप को तैयार करता है और वे शहर के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट हब पर कब्जा करने की योजना बनाते हैं। एक रात ह्योंगबे अपने पूरे ग्रुप के साथ उस कसीनो पर धावा बोल देता है जिस पर एक विरोधी ग्रुप का कब्जा था। अचानक कसीनो के अंदर भारी हंगामा और टकराव शुरू हो जाता है और कसीनो के आलीशान शीशे और टेबल टूटने लगते हैं। ह्योंगबे अपनी बेहतरीन फाइटिंग स्किल्स का प्रदर्शन करता है और अकेले ही कई विरोधियों को पीछे धकेल देता है। दूसरी तरफ ईक ह्यून सीधे टकराव में तो नहीं कूदता, लेकिन वो अपनी चालाकी से पीछे रहकर पूरी नजर रखता है। तभी विरोधी ग्रुप का एक सदस्य पीछे से ह्योंगबे पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखकर ईक ह्यून बिना वक्त गंवाए एक भारी वस्तु उठाता है और उस पर पीछे से वार कर देता है, जिससे वो वहीं रुक जाता है। इस तरह उस कसीनो पर ह्योंगबे का कब्जा हो जाता है और ईक ह्यून को उस पूरे नए बिजनेस का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। अब चोई ईक ह्यून को लोग प्रेसिडेंट चोई के नाम से जानने लगते हैं और उसका रुतबा बुसान शहर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो कानून के बड़े अफसरों, जजों और नेताओं के साथ उठना बैठना शुरू कर देता है और उन्हें अपने प्रभाव में रखता है ताकि ह्योंगबे के अवैध कामों पर प्रशासन की नजर न पड़े। जब भी ह्योंगबे का कोई साथी पकड़ा जाता तो ईक ह्यून सिर्फ एक फोन कॉल घुमाता और अधिकारी उसे छोड़ देते। यह देखकर ह्योंगबे के मन में भी अपने इस चालाक चाचा के लिए सम्मान और बढ़ जाता है और वो हर बड़े फैसले में ईक ह्यून की सलाह लेने लगता है। लेकिन इसी दौरान ईक ह्यून का अहंकार भी धीरे धीरे 7वें आसमान पर पहुंचने लगता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि यह पूरा साम्राज्य सिर्फ और सिर्फ उसी के दिमाग की वजह से खड़ा हुआ है और ह्योंगबे तो बस उसका एक जरिया है। ईक ह्यून का यह बढ़ता हुआ अहंकार जल्द ही ह्योंगबे के सबसे वफादार और खास राइट हैंड मैन पार्क चांग-वू की आंखों में खटकने लगता है। चांग-वू एक बेहद आक्रामक व्यक्ति है जो सिर्फ और सिर्फ ह्योंगबे का हुक्म मानता है और वो ईक ह्यून के इस व्हाइट कॉलर बॉस वाले एटीट्यूड को बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक दिन जब ईक ह्यून कसीनो के पैसों के हिसाब को लेकर चांग-वू पर चिल्लाता है तो चांग-वू उसे पलटकर जवाब दे देता है। यह देखकर ईक ह्यून गुस्से से पागल हो जाता है और ह्योंगबे के सामने ही चांग-वू को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। चांग-वू का हाथ तुरंत अपनी गन पर जाता है, लेकिन ह्योंगबे के इशारे पर वो खुद को रोक लेता है। हालांकि इस बेइज्जती के बाद चांग-वू के दिल में ईक ह्यून के लिए नफरत की एक ऐसी आग सुलग उठती है जो इस पूरे ग्रुप के बीच दरार पैदा करने वाली थी। चांग-वू धीरे धीरे ह्योंगबे के कान भरना शुरू कर देता है और कहता है कि यह बुजुर्ग व्यक्ति खुद को हमारे ग्रुप का असली बॉस समझने लगा है और हर जगह आपका नाम छोटा करके खुद आगे आ जाता है। ह्योंगबे शुरुआत में तो पारिवारिक रिश्तों की वजह से चुप रहता है, लेकिन उसके मन में भी धीरे धीरे शक का एक छोटा सा बीज बो दिया जाता है। इसी बीच बुसान का एक और पुराना और प्रतिद्वंदी बिजनेसमैन किम पैनहो इस स्थिति का फायदा उठाने की सोचता है। पैनहो देखता है कि ईक ह्यून और ह्योंगबे की जोड़ी को सीधे मुकाबले में हराना नामुमकिन है, इसलिए वो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाता है। वो चुपके से ईक ह्यून से एक महंगे होटल में मिलता है और उसे एक नए और बहुत बड़े कसीनो प्रोजेक्ट में आधी हिस्सेदारी देने का लालच देता है। ईक ह्यून, जो अब तक लालच और पावर के नशे में पूरी तरह अंधा हो चुका था, ह्योंगबे को बिना बताए किम पैनहो के साथ सीक्रेट डील्स करना शुरू कर देता है। अगले ही पल जब ह्योंगबे को अपने सूत्रों के जरिए इस बात की भनक लगती है कि उसका चाचा उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पैनहो के साथ गुपचुप मुलाकातें कर रहा है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इस दुनिया का एक ही सबसे कड़ा नियम है कि धोखेबाजी की सजा बहुत भयानक होती है, चाहे वो इंसान आपका कितना ही करीबी क्यों न हो। कि ह्योंगबे एक गहरी साजिश रचता है और ईक ह्यून को एक रात अपने पुराने और सुनसान गोदाम में एक जरूरी मीटिंग के बहाने बुलाता है। ईक ह्यून जैसे ही उस गोदाम के अंदर कदम रखता है तो वहाँ का माहौल देखकर उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि वहाँ ह्योंगबे के साथ चांग-वू और कई सुरक्षाकर्मी बेहद गुस्से में खड़े होते हैं। ईक ह्यून हमेशा की तरह अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश करता है और हंसकर कहता है कि अरे भतीजे क्या बात है, लेकिन तभी चांग-वू पीछे से आकर ईक ह्यून पर वार करता है, जिससे वो चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। इसके बाद ह्योंगबे के लोग ईक ह्यून पर पूरी तरह से टूट पड़ते हैं और उसे बेहद बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। ईक ह्यून का महंगा सूट खराब हो जाता है, उसका चश्मा टूट जाता है और वो जमीन पर रेंगते हुए ह्योंगबे के सामने अपनी जान की भीख मांगता है। ह्योंगबे उसकी तरफ देखता तक नहीं और चांग-वू से कहता है कि इसे शहर की सीमा से बाहर फेंक दो और अगर ये दोबारा बुसान में दिखना नहीं चाहिए। इस हमले के बाद ईक ह्यून का सब कुछ छिन जाता है, उसका कसीनो, उसका पैसा और उसकी इज्जत सब मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था, उसके अंदर बदले की एक खौफनाक आग जल रही थी। साल आता है 1990 और देश की सरकार समाज से इन अवैध सिंडिकेट्स और अपराधियों को पूरी तरह खत्म करने के लिए वॉर ऑन क्राइम नाम के एक विशेष कानून की घोषणा करती है। इस अभियान के तहत बुसान शहर में एक बेहद ईमानदार, कड़क और बेरहम सरकारी वकील यानी प्रोसिक्यूटर जो ब्योम-शुक की एंट्री होती है। ब्योम-शुक एक ऐसा अफसर है जिसे न तो पैसों की रिश्वत से खरीदा जा सकता है और न ही किसी बड़े
नेता के रसूख से डराया जा सकता है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि बुसान के हर एक गलत काम करने वाले को सलाखों के पीछे भेजना। प्रोसिक्यूटर ब्यूम-शुक अपनी जांच शुरू करते ही सबसे पहले चोई इक ह्यून को गिरफ्तार करता है, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड्स और पुरानी फाइलों में इक ह्यून का नाम हर बड़े घोटाले और कसिनो डील्स में शामिल था। जेल के अंदर इक ह्यून को एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है और ब्यूम-शुक खुद उसे रिमांड पर लेकर सख्त पूछताछ करता है, ताकि वो ह्युंग बे और किम पैन-हो के खिलाफ सरकारी गवाह बन जाए और उनके सारे गुप्त नेटवर्क्स का पता बता दे। लेकिन इक ह्यून जानता था कि अगर उसने आसानी से सब कुछ बता दिया तो कानून उसे लंबी सजा देगा और बाहर ह्युंग बे के लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। यह देखकर इक ह्यून अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाता है और जेल के अंदर से ही अपने पुराने राजनीतिक और सरकारी संपर्कों का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। वो ब्यूम-शुक के सीनियर अफसरों और मिनिस्ट्री के कुछ बड़े नेताओं तक अपनी पहुंच बनाता है, जिन्हें उसने कभी भारी मदद दी थी। वे बड़े नेता ब्यूम-शुक पर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं कि इक ह्यून को छोड़ दिया जाए, लेकिन ब्यूम-शुक अपनी जिद पर अड़ा रहता है। तभी इक ह्यून को समझ आता है कि ब्यूम-शुक को पैसों का लालच नहीं है, बल्कि उसे अपने करियर में एक बहुत बड़ा प्रमोशन और नाम चाहिए, जो उसे देश के सबसे बड़े सिंडिकेट लीडर को पकड़कर ही मिल सकता है। इसी दौरान इक ह्यून ब्यूम-शुक के सामने एक ऐसी मास्टरमाइंड डील रखता है जिसे सुनकर ब्यूम-शुक भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। इक ह्यून कहता है कि किम पैन-हो और चोई ह्युंग बे बहुत शातिर हैं, तुम उन्हें सीधे कभी नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि उनके पास बचने के बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन अगर तुम मुझे रिहा कर दो और मेरे ऊपर से सारे केस हटा दो तो मैं खुद ह्युंग बे को तुम्हारे जाल में फंसाकर सीधे तुम्हारी टीम के सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। प्रोसिक्यूटर ब्यूम-शुक इस डील के फायदे और नुकसान के बारे में सोचता है और आखिरकार अपने करियर के सबसे बड़े मौके के लिए इक ह्यून की इस शर्त को मान लेता है और उसे चुपके से बाहर निकाल देता है। बाहर आते ही इक ह्यून सबसे पहले किम पैन-हो को पुलिस के जरिए गिरफ्तार करवा देता है, ताकि रास्ते का एक कांटा पूरी तरह साफ हो जाए। अब उसका पूरा फोकस चोई ह्युंग बे पर था, जो पुलिस की छापेमारी की वजह से अपने गुप्त ठिकानों पर छिपा हुआ था और देश छोड़कर भागने की फिराक में था। इक ह्यून ह्युंग बे के एक करीबी साथी के जरिए उस तक संदेश पहुंचाता है कि भले ही हमारे बीच पुरानी दुश्मनी हो, लेकिन इस सरकारी आफत के वक्त सिर्फ वही उसे बचा सकता है, क्योंकि मिनिस्ट्री में उसकी पकड़ अभी भी मजबूत है। ह्युंग बे शुरुआत में तो अपने इस चालाक चाचा पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, लेकिन चारों तरफ से कानून का घेरा सख्त होता देखकर उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। दोनों के बीच बुसान के एक सुनसान इलाके में मिलने का समय तय होता है, जहां से इक ह्यून ह्युंग बे को एक सीक्रेट रास्ते से बाहर भेजने का वादा करता है। लेकिन ह्युंग बे भी बहुत मंझा हुआ खिलाड़ी था। वो जानता था कि इक ह्यून अपनी जान बचाने के लिए किसी को भी फंसा सकता है। वो अपने साथ चांग-वू और कई सुरक्षा कर्मियों को गाड़ियों में भरकर उस मीटिंग पॉइंट की तरफ ले जाता है। रास्ते में कार के अंदर सिर्फ इक ह्यून और ह्युंग बे बैठे होते हैं और माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा होता है। इक ह्यून बहुत ज्यादा नर्वस होता है, उसके माथे से पसीना बह रहा होता है और वो बार बार अपनी कलाई घड़ी की तरफ देखता है। यह देखकर ह्युंग बे को अचानक कुछ अजीब महसूस होता है। वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे महसूस होता है कि जिस रास्ते पर वो जा रहे हैं वहाँ कोई आम ट्रैफिक नहीं है और दूर कुछ संदिग्ध गाड़ियाँ छिपी हुई हैं। अगले ही पल ह्युंग बे का माथा ठनकता है और उसे समझ आ जाता है कि उसका गेम ओवर करने के लिए एक बार फिर से जाल बिछाया जा चुका है। वो गुस्से में जोर से चिल्लाता है कि तुमने मुझे फिर से धोखा दिया और अपनी लोडेड गन सीधे इक ह्यून के सिर पर तान देता है। इक ह्यून डर के मारे कांपने लगता है और चिल्लाता है कि नहीं, ऐसा मत करो। लेकिन तभी पुलिस की दर्जनों गाड़ियां सायरन बजाती हुई चारों तरफ से उनकी कार को घेर लेती हैं। कार के रुकते ही भारी टकराव शुरू हो जाता है। चांग-वू कार से बाहर निकलकर मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन सुरक्षा बल उसे वहीं रोक देते हैं। पुलिस वाले कार का दरवाजा तोड़कर ह्युंग बे को बाहर खींचते हैं और उसे जमीन पर पटक कर हथकड़ी लगा देते हैं। जब ह्युंग बे को गाड़ी की तरफ ले जाया जा रहा होता है तो वो मुड़कर इक ह्यून की तरफ देखता है। उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा उस गहरे धोखे का दर्द साफ दिखाई दे रहा था जो उसके अपने ही किसी करीबी ने उसे दिया था। वहीं दूसरी तरफ इक ह्यून अपनी शर्ट के कॉलर को ठीक करता है, धूल झाड़ता है और प्रोसिक्यूटर ब्यूम-शुक के बगल में जाकर मुस्कुराते हुए खड़ा हो जाता है। उसने एक बार फिर साबित कर दिया था कि इस बेरहम दुनिया में शारीरिक ताकत से ज्यादा शातिर दिमाग ही टिक पाता है। इस बड़े ऑपरेशन के बाद कहानी कई साल आगे कूद जाती है, जहां बुसान का पूरा सिस्टम बदल चुका है और पुराने सारे खिलाड़ी या तो हट चुके हैं या जेलों में बंद हैं। लेकिन चोई इक ह्यून अब एक बेहद बुजुर्ग और अमीर सफेद पोश बिजनेसमैन बन चुका है, जिसका समाज में बहुत बड़ा नाम है। उसने अपने पुराने सारे धन को पूरी तरह से वैध कसिनो बिजनेस और रियल एस्टेट में बदल दिया है। इतना ही नहीं, उसने अपने इकलौते बेटे को देश के सबसे बड़े लॉ कॉलेज में पढ़ाया था, जो अब खुद एक बहुत बड़ा और पावरफुल सरकारी वकील बन चुका है। इक ह्यून ने वो सब कुछ हासिल कर लिया था जिसका उसने कभी सपना देखा था, दौलत, शोहरत और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित और सम्मानित भविष्य। एक शाम इक ह्यून अपने पोते के जन्मदिन की एक बेहद आलीशान और भव्य पार्टी में बैठा हुआ है। इस पार्टी में शहर के बड़े बड़े बिजनेस
बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और हाई प्रोफाइल सरकारी अधिकारी शामिल हैं, जो एक ह्यून के सामने झुककर उन्हें सलाम कर रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं। एक ह्यून बड़े गर्व से सोफे पर बैठता है, अपने चारों तरफ फैले इस साम्राज्य और खुशहाल परिवार को देखता है और अपनी आंखें बंद करके एक गहरी और सुकून की सांस लेता है। लेकिन तभी उस शोर शराबे और म्यूजिक के बीच बैकग्राउंड से एक बेहद धीमी, गहरी और जानी पहचानी खौफनाक आवाज गूंजती है, जो सीधे उसके कानों में आकर कहती है, चाचा। यह आवाज सुनते ही एक ह्यून की आंखें झटके से खुल जाती हैं और उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ जाता है। उसका पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगता है और वो पागलों की तरह पार्टी के हॉल में चारों तरफ देखने लगता है कि कहीं भीड़ के बीच वो खूंखार चेहरा तो छिपा हुआ नहीं है। क्या चोई ह्युंग बे वाकई जेल की दीवारों को तोड़कर या अपनी सजा पूरी करके अपना बदला लेने वापस आ चुका है? क्या एक ह्यून अपने इस शातिर दिमाग से मौत के इस नए जाल से बाहर निकल पाएगा? अगर आपको यह थ्रिलर एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में हमें अभी लिखकर बताएं कि क्या आप इस फिल्म का पार्ट 2 देखना चाहते हैं। अपने विचार नीचे शेयर करें। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में।